जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, यह पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर बेच यानी कटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूंगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज जो अंकल रिमस की कहानी में ब्रेयर रैबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों की लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ब्रायर पेच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, ब्रायर पेच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर डर, कमजोरी और जरूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय यह चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीजों पर पूरा विचार नहीं करते हैं और इसके बजाय उस नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी के काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और यह अल्पकालीन होती है। यह समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे यह कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए ये वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और यह सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते, क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती है। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं इसे सारे समय सुनता रहता हूँ। अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। देखिए, हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूंगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मुझे यह नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई भी यह नहीं पूछता क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं यहाँ नहीं समझ रहा हूँ। इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे, वे इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के ढालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम उस तरह सोचने के काफी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते थे। समस्या यह थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। यह नहीं है, पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का यह महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों,
अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यम वर्गीय और अज्ञानी लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वह उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफी समझदारी नजर आई। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की जरूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे उतनी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं सकता। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ यही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज सिखाऊंगा, इसी सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेज मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते या बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेज मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज यह थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेज मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी करते नहीं देखा था। मिसेज मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। जब वह नए कॉमिक्स लेकर आता है, वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को ना बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी है। देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन की हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में बड़ा मजा आता था। वह लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वह यह सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक्स बुक्स छिपाकर तो नहीं ले जा रहे। वह हिसाब किताब भी रखती थी और यह लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, ये कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.50 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को एक सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वह शायद ही कभी ऐसा करती थी, क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से सारी कॉमिक्स बुक्स इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी नहीं खोज पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे।
इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे क्योंकि वे हमें नई चीजें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू यह था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तभी भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी।